आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और कश्मीर के बारे में। हमारी रिसर्च का टाइटल रहेगा इन्वेस्टिगेटिंग एनईपी 2020's इम्पैक्ट इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम। डिस्ट्रिक्ट बडगाम जम्मू और कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके 13 जोन और 9 तहसील्स हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एनडीए सरकार के द्वारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में 29 जुलाई 2020 को ऑफिशियली लॉन्च हुई और हमारे यहाँ जम्मू और कश्मीर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर की देखरेख में इम्प्लीमेंट हो रहा है। रिसर्च के दौरान हमने 54 सेकेंडरी स्कूल्स में टीचर्स, प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स का इंटरव्यू लिया। रिसर्च में डेटा दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी डेटा जो हम डायरेक्टली इंडिविजुअल से लेते हैं जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स या प्रिंसिपल, और दूसरा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो हम बुक्स, न्यूज़पेपर्स या जर्नल से लेते हैं। हमारे देश की एजुकेशन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला युग वैदिक शिक्षा पे आधारित है। इस युग में वेदों और उपनिषदों को पढ़ाया और सिखाया जाता था। हमारे गुरुकुलों में स्पिरिचुअल और मॉरल एजुकेशन दी जाती थी। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। विज्ञान और चिकित्सा में काफी तरक्की हुई और उस समय तक्षशिला जैसे शिक्षा के केंद्रों का विकास हुआ। दूसरे युग में संस्कृत लिटरेचर का काफी विकास हुआ। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वानों ने कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास किया और उस समय नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज का उदय हुआ। मध्यकालीन काल में ओदंतापुरी और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज ने हमारी देश की शिक्षा को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश काल के दौरान हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव हुआ। मकौले की एजुकेशन पॉलिसी में अंग्रेजी को सीखने और फैलाने में काफी जोर दिया गया। इसके लिए मिशनरीज खोली गई और साथ ही जिन लोगों को अंग्रेजी बोलनी आती थी उनको सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस दी जाती थी। इस पॉलिसी का जो लक्ष्य था वो ये था कि हमारे और अंग्रेजों के बीच में ऐसे लोगों का वर्ग तैयार करें जो एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करे। आजादी के बाद हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में समय समय में काफी ज्यादा बदलाव हुए, जिसका उद्देश्य यही था कि हमारे देश की शिक्षा काफी अच्छी और बेहतर बने। इस यात्रा की शुरुआत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की फाउंडेशन के साथ ही हुआ। मुदलियार कमीशन की रिकमेंडेशन की वजह से सेकेंडरी एजुकेशन काफी मजबूत हुई। कोठारी कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली पे जोर दिया। उसके बाद हमारे देश में 2 शिक्षा नीतियां आई, एक 1968 में और दूसरा 1986 में, जिसकी वजह से एजुकेशन में बहुत बेहतरी हुई। आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन मुफ्त कर दी और इस एक्ट को हमारे देश के कानून में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का दर्जा मिला। समग्र शिक्षा जैसे कार्यक्रमों की वजह से हमारे देश की शिक्षा और ज्यादा मजबूत हुई और फाइनली हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। इसके बारे में हम अपने स्कूल लीडर से जानते हैं। Our education system has been given a policy called NEP 2020. One of the best policies so far as my perspective is concerned. Policy which will bring a radical change in the education system, not in India, but India at the global level. This will actually bring the actual potential from the students, which was lacking in the all previous policies. We all know that this is one of the brilliant steps taken by the BJP government after a long period of 34 years. Because why? If this NEP 2020 will get implemented in its true letter and spirit, this will revolutionize our whole education system. NEP 2020 अच्छी पॉलिसी है, हम इसका वेलकम करते हैं। इस NEP 2020 का जो असल मिशन है, जिसका मकसद है कि हम ऐसे सिटीजन पैदा करें कि जो ग्लोबल सिटीजन्स कहलाएं और विद रिस्पेक्ट टू स्किल, विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिविटी, और जिनका न सिर्फ फ्यूचर के साथ बराह रास्त वास्ता हो बल्कि उनका जो हिस्ट्री है, जो इंडिया की हिस्ट्री है, उसके साथ भी उनका कनेक्शन हो। ये वाहिद पॉलिसी ऐसी है कि जिसमें ग्रेटर चॉइस है सब्जेक्ट की सिलेक्शन के हवाले से। पहले ऐसा होता था कि आर्ट्स वाला जो है
वो साइंस नहीं ले सकता था, साइंस वाला कॉमर्स नहीं ले सकता था, लेकिन अब ऐसा है कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट वो अपने मर्जी से ले सकता है, अपने इंटरेस्ट से ले सकता था। और इंडियन पॉलिसी की दैट नोबडी शुड रिमेन अनएजुकेटेड। ये एजुकेशन टू एवरीवन, हर कोई बंदा एजुकेटेड रहना चाहिए, हर कोई बंदा इल्म से वाकिफ़ रहना चाहिए। उनको कम से कम बेसिक रीडिंग राइटिंग स्किल्स उनमें डेवलप होनी चाहिए। NEP 2020 की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, नए नए फीचर, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दी गई है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे ध्यान दिया गया है, फाउंडेशनल स्टेज पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है, जैसे ECCE पे ध्यान दिया गया है, और जो हम कहेंगे कि जिसमें हमें कहा गया है कि मदर टंग पे बच्चों को शुरू से सिखाया जाए, और उसके बाद वोकेशनल स्किल्स पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, कॉम्पिटेंसी पे, ऐसी जो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स। इसमें जो रिकमेंडेशन है सारी फ्रूटफुल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम NEP 2020 को जब फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे, तो ये एक इनकलाब लाने जा रही है। NEP 2020 से बच्चे खुश हैं और उस्ताद भी खुश हैं। इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो भला हमारे स्कूल लीडर से बेहतर कौन समझ सकता है? We can better know NEP 2020 only when it is fully implemented, because some parts of it have been implemented or adopted, and a major portion of it has not been adopted yet. We need three things to implement it wholly. Number one, infrastructure. Number second, curriculum. Number third, human resource डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये हुआ, मुझे लगता है कि सरकार ने जब पॉलिसी बनाई है, बनाने के बाद उनको हाउ टू इम्प्लीमेंट शायद इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया गया, इसीलिए इसमें स्लो प्रोसेस है। इवन हम टीचर्स को आज दिन तक इस सिलसिले में कोई भी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है। हमारे इदारों में हम टीचर्स के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आया है जिसको हम पढ़ सकें, कि जिससे हमें पूरा पता चले कि NEP 2020 है क्या है। जो NEP 2020 के बारे में जो गाइडलाइंस आए हैं, मैंने उसका बाज़ाब्ता प्रिंट आउट निकाल के अपने टीचर्स को इसके लिए ट्रेंड भी करता हूँ। Problem is about dearth of staff. We are only 8 members, 8 teachers who are teaching all the classes in our school. We have classes from KG to 10th. So the implementation is not that easy as it appears on the papers, because we have continuous classes. And the distance of my home from school is round about 50 kilometers. Then you can understand the stress level. NEP के बारे में कहा कि हम 10th, 11th, 12th को 2 सेशन में एग्जाम करेंगे 6 मंथ्स में, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी कुछ नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है कि एनुअल एग्जाम होगा, वो भी 15 फरवरी से मार्च तक, और गवर्नमेंट के पास अभी यही है कि पुराना ही है, हमारे पास नया नहीं है। जबकि NEP कह रहा है कि 6 महीने के बाद एग्जाम करो, वो कहाँ है? ग्राउंड में है नहीं। इसी तरीके से 6, 7, 8 में उसमें असेसमेंट करना है, 6 असेसमेंट के हैं, कहाँ गवर्नमेंट की? Under NEP 2020, as per its evaluation scheme is concerned, that it is very much friendly for our students, because 100 marks are there, and it has been fragmented, it has been splitted into 3 parts. That is, one is formative assessment. It is 6 times formative assessment. Each formative assessment carrying 5 marks, and there are co-curricular activities, taking discipline, taking crafts, taking attendance, and there is last assessment is the year-end summative assessment carrying 50 marks. As an educationist, I will suggest my government, my lovely Indian government, that please provide us the avenues. You provide us the financial support. You provide us the infrastructural support. And the teachers, national builders, they will work the tremendous. They will work magically. And you will see that the policy will be implemented at a point where you will see the result is that result will really give you the actual output. जहाँ तक अब स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने वो सलाहियत के एतबार से अपने एफर्ट्स को पुट करें, ताकि जो पॉलिसी हमारे हाथ में इस वक्त आई है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। जनरली हमारे स्कूल्स में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं कहीं डिविएशन देखने को मिलती है। चलिए समझते हैं इसको। पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन देयर इज ए लैकनेस, क्योंकि हमारे पास जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज चाहिए, जैसे कि ICT लैब्स, हमारा इक्विपमेंट सिस्टम बहुत होना चाहिए। In the government sector, we find many difficulties in implementing this education policy. Why? फर्स्टली तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक्सप्रेशन लर्निंग देनी है तो हमारे पास एक अच्छी लैब्स होनी चाहिए स्कूल में, या बच्चों के लिए क्लासरूम्स होने चाहिए। हमारे लिए होना चाहिए, हर स्कूल के पास एक कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को नए से नए मेथड्स, नए से नए वेज से हम बच्चों को पढ़ा सकें, जिससे कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है, तो खासकर आगाज़ लैब यहाँ पर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आगाज़ लैब के बाद ICT लैब भी आई है, ICT लैब के बाद अब STEM लैब आ रही है, उसका भी हमने वो जो जितना भी सामान है रिसीव किया है। रिसोर्सेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ। हमारे स्कूल में जो वॉशरूम्स हैं बिल्कुल कम हैं, फीमेल्स लिए सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है, जो इंटरनेट की कमी है यहाँ, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए हमारे स्कूल में। We have also tried our level best to implement every section of this policy in our school, but we have got so many problems here. We have main problem, that's the accommodation problem. You can see we have accommodated the Agaz lab in our headmaster's room. We have accommodated the ICT lab in our staff room, and also we have accommodated one more classroom in our battery section. There is a lot of risk if any battery gets exploded anytime. We have so many risk options there. मैं अपने स्कूल की बात करूंगा, हमारे स्कूल में अभी बाउंड्री वॉल तक नहीं लगा हुआ है, तो इनसिक्योर बच्चे फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ICT लैब्स वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो पुराने स्कूल हैं जो अपडेट नहीं हुए हैं, या जो अदर देन रम्स एंड समग्रा स्कूल्स हैं, वो सब में यही प्रॉब्लम आ रही है, ICT लैब्स नहीं है। हमारे स्कूल में अभी ICT लैब की कमी है। इन्ना जड़ो यो ग्राउंड है, ग्राउंड की कमी के बाद इतनी कुछ अपनू खेल कूद नहीं कर सकता। और कि अगर हम देखेंगे हाई स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल होने के बावजूद इतना कमरा ही इन्हें जड़ी लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी होनी लोड़ी वह भी नहीं का। और अगर देखेंगे हम के सोलर की कुछ बैटरी जड़ी 16 बैटरी उतने बैटरी भी उतने हमने अपना बच्चा भी जड़ा क्लास में ही तय पढ़ाई को सिलसिलो जड़े उनको खासो उन पर असर पाया है। जब एनरोलमेंट का मसला आता है तो एनरोलमेंट में सबसे पहले पेरेंट यही देखता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आज का ये वो पुराना ज़माना नहीं है कि बच्चे को छोड़ के चले गए। ट्रेनिंग्स एज पर NEP 2020 टीचर्स के लिए 50 आवर्स की कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जरूरी है। क्या ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो कितना इम्पैक्ट है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये जानते हैं हम अपने टीचर्स से। As compared to other policies which were before that, it has touched every aspect of education system. But एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस पेस पे ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए उस पेस पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। कि जो हमारे टीचर्स, मोस्ट ऑफ आवर टीचर्स आर नॉट एक्चुअली एक्वेंटेड विद द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NEP 2020. I think it is because of the concerned institutions, they are not giving the proper training or the orientation courses to our teachers, so that our teachers will be acquainted with the objectives of 2020. Important challenge जो मुझे लग रहा है NEP 2020 का, वो ये है कि हमने इसको ग्रास रूट लेवल पे लाने के लिए टीचर्स को ट्रेन करना होगा। क्योंकि अगर टीचर्स को इसके बारे में पूरा पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, तो ये कामयाब नहीं हो सकता जब तक ट्रेनिंग का पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये पार्शली इम्प्लीमेंट हो गया, उतना नहीं, क्योंकि मेन रीज़न इसके बिहाइंड है कि कोई टीचर के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं हो गए, टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ज़्यादा होने चाहिए थे। जब तक ना गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तरफ दबाव नहीं होगा तब तक ये इम्प्लीमेंट भी नहीं अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करनी है तो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली टाइम होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा है कि टीचर अपडेट रहेगा, जब तब हम हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। NEP 2020 it stresses that teachers professional development, that is teacher should be upgraded, that he should be skilled so that he can deliver, but till date we have never received any training from either SCRT or DIET, that is just 1 kilometer away from this institution. खासकर मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें लग रही है वो है टीचर्स ट्रेनिंग।
टीचर्स ट्रेनिंग घर बैठकर भी टीचर्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो दीक्षा ऐप्स हैं या डिफरेंट ऐप्स हैं। तो हमारे 20% टीचर्स जो ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपडेटेड हैं और 30% ऐसे हैं जो अपडेट हो सकते हैं और 50% ऐसे टीचर्स हैं who are resistant to change. So it should not be one-way lectures, it should be an interactive session. Because education is teaching and learning. While you are giving a lecture, you are only teaching, you are not learning anything. It should be both ways, give and take. Take from their problems and then try to find out solutions to those problems, and that should be the crux of the training courses. There should be some kind of courses which should help teachers in communication skills. The teacher should communicate in a better and efficient way. What is the view of our nation builders on ECC? ECC is very crucial for the education system, as the foundations of all the developments take place in the earlier years. So ECC, I think, should be implemented in the first go. Early childhood care and curriculum that lies in the hands of the Anganwadi workers. When the Anganwadi workers, they have their own domains like ICDS, providing nutrition, health checkups and giving pre-education. But they are not, unfortunately, I think they are not fully trained with the child psychology. Anganwadi level, most of our workers are not well read and they are not trained in ECCE. Even teachers in our primary schools, they are not trained in elementary education. Unfortunate part of it that the lower stages of our education lack the facilities which should be there. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बात करें, जो स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम फाउंडेशनल स्टेज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों के लिए खेलने की चीज़ें हैं, उनके लिए कुर्सियाँ, टेबल वगैरह, ये सब कुछ हमारे पास नहीं है। हमने हमारे स्टाफ मेंबर ने और हमने खुद अपने जेब से, आप खुद भी देख सकते हैं, आप देखिए हमारे केजी क्लास का, नर्सरी क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कैसे तैयार किया है। By my own pocket and my teachers are supporting for this. एजुकेशन में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ECC जो है उसकी वजह से अगर मैं अपने यहाँ के खान साहब एरिया की बात करूँ, इस जोन की बात करूँ, तो आज देख लेंगे आपकी केजी स्कूल्स जो हैं कि वहाँ पर ओपन हो गए हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स, जो कि इंश्योर करते हैं कि ECC जो है वो रियली और लिटरली लॉन्च हो जाए ग्राउंड लेवल में। और इसके लिए जो है चाइल्ड फ्रेंडली इक्विपमेंट्स जो है हर एक स्कूल में मिल रहे हैं और वो आ भी गए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो अभी आ भी रहे हैं। कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्कूल क्लस्टर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। जानते हैं इनके बारे में। Many schools are far away from the complex set, for example 7 to 8 kilometers. तो उन स्टूडेंट्स को वहाँ लाना है, उनको कैसे लाएंगे, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है इस पॉलिसी में। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास, हम कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हेड है, कॉम्प्लेक्स बनाए गए, ये अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स हेड जो था उसके पास अगर जितने भी स्कूल, मिनिमम स्कूल्स होते तो उन पे वो अच्छी तरह से उनका एकेडमिक्स, उनका बाकी जो स्ट्रक्चर था वो देख सकता था अच्छी तरह से, और उसमें कुछ हम कहते हैं कि उसमें रिफॉर्म्स भी ला सकता था। लेकिन अगर एक HOI के पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो स्टाफ को रेशनलाइज कर सके, वो वहाँ पे कुछ चेंजेस ला सके, तो फिर कॉम्प्लेक्स हेड तो सिर्फ हम कहेंगे कि उसको तो सिर्फ एक वो बना दिया गया, स्टैच्यू बना दिया गया। Complex heads were giving the powers that they can make the rationalization, even rationalization, so that schools shouldn't suffer, students shouldn't suffer. But because of some bureaucratic intervention, it didn't work, because schools from primary teacher standard were not ready to go to middle schools. Teachers from middle schools were not ready to go to high schools, and teachers from high school were not ready to work in higher secondaries. So it proved a failure on those domains. For the last few months, the HOIs, the complex heads, have been sided off. They are deprived from the provisions that are given through the NEP 2020. Human resource mostly reside in अर्बन एरियाज। 60 जो नीचे 6 क्लस्टर्स है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, और जो 2 क्लस्टर्स RBA ST बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत कम टीचर्स, only 119। तो इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन था
रिसोर्स शेयरिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ बीन स्टॉप्ड। हमारे कॉम्प्लेक्स में जो स्कूल्स रखे गए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कूल जो है पहले से वो कभी कभी चेंज हो रही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो ये नहीं होना चाहिए। जितने भी स्कूल एक कॉम्प्लेक्स में पहली बार हो वही होनी चाहिए। जब कोई नया स्कूल इसमें रखेंगे तो उनको मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। So I expect our authorities will take a note of it and try to withdraw that order through which the powers of resource sharing of our complex heads were withdrawn. वोकेशनल कोर्सेज रिसर्च के दौरान हमने ये पाया जो सबसे बेहतर चीज लगी है टीचर्स प्रिंसिपल्स को, वो है वोकेशनल कोर्सेज। जानते हैं उनके व्यूज। यानी एक बच्चा जो है ही मस्ट बी ऑल्सो स्किलफुल, जो वो लाइक थेरेटिकली एजुकेशन रिसीव कर रहा है उसका वो प्रैक्टिकल ये भी उसका आना चाहिए उसमें, सो दैट हिज एजुकेशन विल बिकम इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। दौर में नॉलेज कोई पावर नहीं है। विद अ सिंगल फिंगरप्रिंट ऑन गूगल यू कैन हैव एनी आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। सो व्हाट वी नीड एट प्रेजेंट इज अ skill development. The vocational education was started in J&K in 2016-17 in 132 schools with 3 trades only: healthcare, tourism, IT and ITs. Presently there are 1,315 schools with 15 trades in UT. The vocational courses which have been introduced in the institutions have a good impact upon the students because they earn while learn. This is a good point and we feel it better that government has adapted such courses in the institution. National educational policy provides an atmosphere, a field to the students in the shape of introduction of vocational trades where the students could benefit a lot and they will not be a drain on the state exchequer regarding their livelihood. इन कोर्सेज के तकमील के बाद कल जाके ये बच्चे यहीं से अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं। पढ़े लिखे लेबर फोर्स कर रहे हैं तैयार। जो प्रोग्राम है वोकेशनल एजुकेशन में उन्होंने यहाँ पर रखा था एग्रीकल्चर, वो भी पर्टिकुलर पैडी फील्ड, पैडी कल्टीवेशन। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ये तो यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, पैडी का यहाँ पर एक फील्ड भी कहीं मौजूद नहीं है पैडी कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी नहीं, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। तो वोकेशनल यहाँ नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वोकेशनल स्टाफ नहीं है। जब हम वोकेशनल पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो हमारे पास जो प्लम्बर मिलेंगे, हमारे पास जो कारपेंटर मिलेंगे, हमारे पास एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बंदे मिलेंगे, तो हमारा जो रिसर्च का पार्ट रहता है, एकेडमिक्स का पार्ट रहता है, उसका क्या बनेगा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फला है जो इस NEP 2020 में है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सिर्फ मजदूरों की ज़रूरत नहीं है, प्लम्बरों की ज़रूरत नहीं है, कारपेंटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें मुल्क चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट्स भी चाहिए। हमें मनमोहन सिंह जैसा ये इकोनॉमिक्स का टीचर भी चाहिए जो मुल्क को आगे ले जाने में मदद करेगा। हमें साइंटिस्ट भी चाहिए, रमन जैसा साइंटिस्ट भी मिलना चाहिए। चीज़ की बात करते हैं कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स की, तो यहाँ पर ये जो बेल्ट है हमारा, इस बेल्ट में ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। ड्रॉप आउट रेट इसलिए भी होती थी क्योंकि एक तो ये टूरिज़्म रिलेटेड एक एरिया है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पहले ही जाकर ऊपर टूरिस्ट प्लेस पर बैठते हैं जहाँ पर वो कमाई करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन एक खिता है ये, तो यहाँ पर बच्चे जो है लेबर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए जाकर ऊपर जो है बैठते थे। लेकिन एक शुक्र है कि NEP ने हमें जो वोकेशनल एक इंटरवेंशन दे दिया है। जैसे आप हमारे स्कूल की बात करेंगे तो हमारे स्कूल में टूरिज़्म का वोकेशन है, और उस टूरिज़्म के वोकेशन में क्या है कि हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से टूरिज़्म का बूस्ट कर सकते हैं और अपने आप को इस इंडस्ट्री में किस तरह से फिट कर सकते हैं। उसके लिए हमने बच्चे जो हैं उनको तैयार किया है कि वो हमारे इस वोकेशनल लैब में वो काम करते हैं और आगे जाकर वो इंशाल्लाह अच्छे से एडजस्ट भी हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो जो ड्रॉप आउट होते थे हमें उस वजह से अब वो बच्चे भी वापस आने लगे हैं। ग्लोबली L1, L2 और L3 के बारे में डिबेट्स हुआ करती हैं। हमारी नई शिक्षा नीति में L1 पे काफी जोर दिया गया है। क्या बोलते हैं हमारे टीचर्स मातृभाषा में सिखाने के लिए और दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में, समझते हैं उनसे।
NEP has focused upon many things, it has brought in many things, but the one point that I want to make here is that it has pushed English language to the back seat. When you are not introducing a child to the English language till class 8, then all of a sudden it will not be possible for a child to make up for all those years in just 2 or 3 years time. English is the lingua franca, it is the international language where all the knowledge, all the literature, everything that is worth reading and that can develop your intellect is all available in English. In my opinion, there are a few things which must be given once more a due consideration. And one of them is that the language, English language, it has been at certain level, it has been, so far as I think, it has been underestimated. जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे भी हमें स्टूडेंट्स आधे गोजरी बोलते हैं, आधे उर्दू बोलते हैं एंड आधे कश्मीरी बोलते हैं। तो उनको हम अगर उनकी मदर टंग में पढ़ाते हैं, बट जब हमें उनसे असेसमेंट लेना पड़ता है तो एट दैट टाइम उनका जो असेसमेंट टूल होता है वो इन इंग्लिश होता है। एज जो हमारा करिकुलम भी है वो भी इंग्लिश में डिज़ाइन किया गया है, तो उस टाइम पे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है टेस्ट पास कर लेना। जो मारो इलाको है, ये बड़ो पसमानदो इलाको है। इसका जड़ा लोग की ये माल मवेशी के नाल अक्सर उखरा जाता रही, बैका में जाता रही। अक्सर मारो यू हो जाए कि लड़का जड़ा ही वे पहला तो आवी मार्च अप्रैल में तो स्कूल आवी, फिर जिसो यू डेरो उखरा ले जी बैका में चले जी, तो लड़का चले जी उनके नाल ये 6 महीना 7 महीना उखरा चले जी। वो जिन वास्ते सीजनल स्कूल ही खोलिया भी उनमें वो मतलब जो नवी एजुकेशन पॉलिसी है, इसको मतलब है कि बच्चा में स्किल डेवलपमेंट हो लोड़ी, मगर उतनी हमने उस रंग टीचर नहीं हमने जड़ा पे उन्हें उस रंग स्किल सिखा सकी। और दूजी गल हो जाए हमने उत जड़ा ही उत अक्सर गुजर बचा भी, मगर उन्हें जड़ा टीचर हमने तैनाती करिया भी वे कश्मीरी, वे उन्हें मादरी टंग में नहीं पढ़ा सकता। जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह कि मादरी टंग पर जोर दे, तो वे नहीं उन्हें पढ़ा सकता उसमें। इस लिहाज नाल के करनू थो कि जड़ा भी उत सीजनल लगा था ये होए लोड़ी उसे लैंग्वेज जानने वाला। कुछ बच्चा मारा भाई जड़ा कश्मीरी सुने कश्मीरी बोलें, कुछ बच्चा गोजरी सुने गोजरी बोलें, फिर बिचों जो उस्ताद हुआ उसना फिर तीजी राह ढूंढना पाए, उसके वास्ते मैक्सिमम फिर हम उर्दू को इस्तेमाल करा, जड़ों कि बेहतर पीछे हमारा वास्ता है वो एक तरीक़ हो रहा है। भाषा संगम प्रोग्राम के तहत तामिल भाषा पढ़ा रहा हूँ, जिसे पढ़ाने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे घर में पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर यहाँ बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अगर इस स्कूल में ICT लैब होता, ये स्मार्ट बोर्ड होते, तो मुझे इस तामिल भाषा पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती। मेरी गुजारिश है कि इस स्कूल में ICT लैब और स्मार्ट बोर्ड तैनात किया जाए ताकि हमें पढ़ाने दर्स व तदरीस में बहुत आसानी। इस बात से गिला है, अगर मेरी ये आवाज़ आपकी वसातित से अगर ये कहीं पर जाएगी, मेरा ये गिला है कि हमारी जो उर्दू ज़बान है ये एक लैंग्वेज है, इसको आम तौर पर इसको मजहबी नाम दिया गया इस लैंग्वेज को। बदकिस्मती ये हमारी है। गुजारिश है कि इस ज़बान को कम से कम हमारी UT में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज करा दिया जाना चाहिए, डोगरी के साथ, हिंदी के साथ। हम भारतवासी हैं तो हमें हिंदी भी कंपलसरी होना चाहिए। हिंदी का भी दौर उतना ही ज़्यादा होना चाहिए जितना हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं और जितनी हम उर्दू को इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि बच्चे अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनको हिंदी बोलना भी आना चाहिए। नई शिक्षा नीति के आने के बाद टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में काफी चेंजेस आई हैं। क्या चेंजेस आई हैं जानते हैं हम खुद टीचर्स से। NEP 2020 के बाद हमें लग रहा है कि एक रेवोल्यूशन आ चुका है एजुकेशन सेक्टर में। इससे पहले जो हम पढ़ा रहे थे ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड था। जैसे कि मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, हम जब कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं फिर प्रैक्टिकल फील्ड के लिए हमें लैब में जाना पड़ता था। लेकिन आजकल हम NEP की वजह से जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि हम लैब में ही बैठे हुए हैं तो बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं।
दियो सा कंसेप्ट अच्छ आज तम 500 हत मज अन बच्चे 500 नंबर मगर लास्टस ये तमिस वुचान तमिस रट रटमस तमिस कंसेप्ट क्लियर कहें अगर तमिस सुबह कुन एग्जामस क्वालिफाई गन तथ मज गन सह तत पेवान ये सात अमिस जोर दुतुक ये पे मोन कि अमिस हसा गि कंसेप्ट क्लियर गन सह गमिस कंसेप्ट क्लियर यमी पॉलिसी सम किन ये पॉलिसी बेहतरीन. But the labs like Atal Lab is concerned. In Atal Lab, you can explore these scientific temperament, scientific concepts, and you can put them in the real practice. So far as this science in terms of the theory is concerned, they are just learning the theories. They are not making their concepts clear. And when they face these concepts in the lab, they are just zero. So we have to concentrate on the practical part of the science. बच्चे को जब तक आजकल के बच्चे ना ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं. मैंने ये चीज़ पाई कुछ सालों से स्पेशली आफ्टर कोविड कि बच्चे ज़्यादा लिखना पता नहीं क्या बात है. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जनरल ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे लिखना बहुत कम पसंद करते हैं. हम तो कोशिश बड़ी करते हैं कि वो लिखें लेकिन नहीं लिख पाते. मुझे लगता है अगर इनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चलो अगर टूर वगैरह नहीं हो सकते हैं तो ये जो हमारा प्रोजेक्टर वगैरह ये जो आईसीटी लैब्स का जो आ गया है कॉन्सेप्ट आ गया है वो बढ़िया है. इस चीज़ में वो काफ़ी उससे जब बच्चे प्रैक्टिकली देख लें चीज़ों को तो वो काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे बहुत सारी चीज़ें. So we use ICT lab. There we get the perfect structure of a molecule. For example, methane. The angles can be measured there by the help of ICT lab. So these three-dimensional pictures can be understood by the help of ICT lab, and it makes the teaching process very simple. NEP 2020 के बाद हमारे स्कूल में रेवोल्यूशन आ गया है पढ़ने में. तो हम क्लासरूम सिचुएशन में प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसमें बच्चों को 3D इमेज मिलते हैं और वो पूरी तरह से जो भी टॉपिक होगा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं. इसके अलावा हम मॉडल्स भी इस्तेमाल करते हैं जिनसे बच्चों को पूरी तरह से समझ में आता है. शालीमार गार्डन अगर उनको दिखाना तो शालीमार गार्डन यहाँ से बहुत दूर है लेकिन हम ओपन फील्ड में उनको ले जा सकते हैं. बिफोर NEP 2020 हम क्लास में जाते थे, थ्योरेटिकली बच्चों को पढ़ाते थे. आफ्टर NEP 2020 एक्सपीरियंशियल लर्निंग को मद्देनज़र रखते हुए मैं 2 दिन पहले क्लास में गया. बच्चों को कॉफ़ी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाना था. बच्चों को कॉफ़ी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था. मैंने बच्चों के लिए कॉफ़ी बनवाई. वो एक साइड से कॉफ़ी का सिप ले रहे थे और दूसरे साइड में उनको पढ़ा रहा था. तो अब जाके मुझे लगा कि क्लास बहुत ही फ्रूटफुल. आपके गाँवों में, आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में कोई ऐसा शख्स होगा वन हु डज नॉट बिहेव नॉर्मली, जिसका बिहेवियर आपको लगता है कि दैट्स नॉट नॉर्मल. जो एवरेजेस करते हैं वो वैसा नहीं करता है. आपके बस अड्डे में कोई बंदा होगा जो गाड़ियों के पीछे भागता रहता है, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है. अब उसके पीछे पढ़िए, आप देखिए कि रीजन क्या है. व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच कंपेल दैट वेरी पर्सन टू बिहेव लाइक दैट. और माशाल्लाह मेरी 2-4 केसेस ऐसे आ गए जिससे मुझे पता चला कि बच्चों ने रियली समझा कि ये केस क्या है. व्हाट इज अ केस स्टडी. I have tried to implement and I have tried to teach the students via project-based learning and also theme-based and real-life experiences, all the 3. Teachers definitely they are being trained every now and then for 2 days, 5 days. But my point is that when we are working in the institute, we teachers must be allowed to apply the same in the school, and that's very important. And at that point, I need to mention that the headmaster or the principal at the helm should allow the teachers to go for it, because personally I have faced the problem at this level. फिजिकल एजुकेशन. बदलते हुए कश्मीर के साथ बदल रही हैं कश्मीर की बेटियां. यहाँ की लड़कियां ना सिर्फ पढ़ाई में आगे हैं बल्कि वो खेल कूद में भी अब एक्सेल कर रही हैं. और NEP 2020 के बाद जिसमें तो इसका मेन फोकस गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे है, क्योंकि इससे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट होती है. साथ साथ
जो हमारा एकेडमिक्स भी है, अब वी आर टीचिंग द सब्जेक्ट आल्सो, और इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी है। हमारे बच्चे ऑलमोस्ट, मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा, यहाँ पे कम से कम 400 बच्चों ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, और उसमें से डिविजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हो गए आज तक। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हमारे कंपैरिजन बॉयज़ एंड गर्ल्स में, जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पे एक इवेंट है कबड्डी, जिसमें नाम ही नहीं लेता है जोन में कि कबड्डी कोई गर्ल्स खेले, मगर पिछले 2-3 साल से गर्ल्स ने ऐसे पार्टिसिपेशन की है कि अब लड़कों से ज़्यादा जोन में पार्टिसिपेशन ज़्यादा लड़कियों की होती है, हर किसी फील्ड में, हर किसी एज ग्रुप में, चाहे वो अंडर 14 एज ग्रुप है, चाहे अंडर 17 है या अंडर 19। एनईपी 2020 का एक प्रोविजन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। क्या हमारे स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, खुद देखते हैं हम। हमारी जो बच्ची है शी इज नॉट एबल टू हियर, तो एनईपी की क्या रोल रहेगा, कौन उसको केमिस्ट्री सिखाएगा, कौन उसको फिजिक्स पढ़ाएगा, कौन जूलॉजी पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, और भी जो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है स्कूल में उसको कौन सिखाएगा, एनईपी का रोल क्या रहेगा उस बच्चे के मुतालिक। रूल है तो उसमें ये फ़ायदा हुआ कि हम एक हमारे स्कूल में एक डिफरेंट बच्चा था, स्पेशली एबल्ड बच्चा था, उसको हमने नॉर्मल क्लास में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाया, तो हम उसमें पूरी तरह से कामयाब हो गए। एक बच्चा मेरी क्लास में आया, वो क्रिपल था, ही वाज कम्प्लीटली चैलेंजेड। व्हेन आई टॉक टू हिम, मैंने कहा बेटा आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वो रोने लगा। उसने कहा कि सर मैं अगर अलग से पढ़ूंगा तो मैं फिर से मैं अपने घर में बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं अपने घर में मुझसे सेपरेशन क्यों, मुझको सेपरेट मत कीजिए, समाज से सेपरेट मत कीजिए। मैं इन बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, इन बच्चों के साथ इनके तजर्बे लेना चाहता हूँ, इनको तजर्बे देना चाहता हूँ, इन्हीं से सीखना चाहता हूँ। आपके साथ मैं इतना घुल मिल नहीं सकता जितना मैं इन बच्चों के साथ घुल मिल सकता हूँ। जी, one more component is the inclusive education. So that is, I must say, one of the best components of NEP 2020, because we had a student here, namely Sahil, who was studying here right from 9th to 10th. Because of the support from his classmates, normal classmates, he was having the good friend circle with them. He got so much development in his personality. सर्वे के दौरान हमने सारे स्कूल्स में एक चीज कॉमन पाई, वो ये थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी से कोई भी टीचर खुश नहीं है। हमारे पास भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं रखा है इनको स्कूल लाने के लिए, हम नहीं ला पाते इनको। पूरे साल टीचर पढ़ाता है, पढ़ाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है इन पे, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफन एब्सेंट रहते हैं। बच्चे पुअर फैमिली से आते हैं, इनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है दैट्स नॉट ए गुड, विच हैज फर्दर रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन एब्सेंटिज्म। जो नॉन डिटेंशन पॉलिसी है उसकी वजह से बच्चों पे वो उतना असर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, और आगे जाके हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल में वो कमजोर रह जाते हैं। फील्ड में काम करने से नई दृष्टि मिलती है, नए विचार मिलते हैं, नई समस्याओं का पता चलता है और उन समस्याओं का नया समाधान मिलता है। फार फ्लंग एरिया है, गरीब इलाका है यहाँ, तो पेरेंट्स ज़्यादातर यहाँ इलिटरेट लोग हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है यहाँ। एक और अहम पॉइंट जो एनईपी का है, टू क्रिएट द एंगेजमेंट विद द कम्युनिटी, उसके लिए हम यहाँ करते हैं हमारे क्लास, उसमें हमारा प्रिंसिपल सर भी सपोर्ट करता है। हर रोज़ किसी न किसी पेरेंट को बुलाते हैं, या कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहता है उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं ये क्यों स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, ताकि ये जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एंगेज हो जाए और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। There should be a proper monitoring system, whether all the schools are implementing it or not, so that there will be a proper checkup that our schools, our teachers and our HOIs are implementing all the initiatives of NEP 2020. Is the accountability of teachers. We should have a mechanism how to make teachers accountable at pre-primary and primary level. We have not evolved a mechanism where teachers are accountable and we can assess
that we have achieved and realized the goals that have been set forth in the policy. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है उसका एक ही मकसद क्या है, उसका जो एम है वो है कि जो भी बाकी जो ऑर्गेनिज्म्स है ह्यूमंस के बगैर उनको भी आप जीने दीजिए, उनको भी मत नुकसान पहुंचाए और खुद भी जिए एक ना एक पैटर्न, नेचुरल पैटर्न में। ये कॉन्सेप्ट इंसान ये सिखाता है एजेंडा 21 जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट आया था ये आया था अर्थ समिट में 1992 में। 18 ईयर्स के बाद ये अब इम्प्लीमेंट हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। अदर सब्जेक्ट्स है देन साइंस के बगैर जो अदर सब्जेक्ट्स है उन पर पूरा उन्होंने मतलब काबू पाया, उनमें बिल्कुल अहमियत हासिल हुई है। जैसे कि हम अगर लेंगे सोशल साइंस में हम इन्वायरमेंट इस वक्त इन्वॉल्व कर रहे हैं या बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग सिखा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। जैसे कि बच्चा कोई अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो 1 साल के बाद अगर वो किसी वजह से एग्जिट कर लेता है तो वो उस टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद फिर से कॉलेज में एडमिशन ले सकता है सेकंड ईयर में, तो उसका वो टाइम ज़ाया नहीं हो सकता है। तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। We are being asked to conduct the activities. There should be a balance between activities and academics. We don't want our children to lag behind in education. मैं चाहता हूं कि वेकर वर्क है यहाँ पे या पोर्टर्स हैं जो कि डाइंग आर्ट में चले गए। एक ज़माना ऐसा था कि बड़ा वहाँ से उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता, हमारी इकोनॉमी में भी इन चीज़ों का बड़ा रोल रहता था। लेकिन इस एरिया में हम देख रहे हैं ये बहुत सारे आर्ट हमारे डाइंग आर्ट में चले गए। इन पे अगर काम हो तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है उन जनरेशन्स के लिए जो इन घरानों से आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है अभी भी स्कूल्स में, तो हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर ये हो रहा है। क्या डाटा की एनालिसिस सही नहीं हो रही है या डाटा नीचे से ही सही नहीं जा रहा है? तो हमें ये वी विल हैव टू फिक्स इट कि वेयर इज द मिसकम्युनिकेशन, कि मिसकम्युनिकेशन हो कहाँ रही है। ST या पहाड़ी स्पीकिंग की जो स्कॉलरशिप्स आती है तो उसमें जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो उनकी सर्टिफिकेट है जिससे वो स्कॉलरशिप में आए, वो प्रॉब्लम ये है कि जो कंसर्न रेवेन्यू या कंसर्न इशूइंग अथॉरिटी है वो उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड टाइमली नहीं कर पा रहे हैं। आप प्लीज़ वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम कीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है VTPs का, जो थर्ड पार्टीज़ है उनसे बहुत सफ़र होते हैं VTs और ऑलमोस्ट जो सारा काम है वो एक VT ही करता है। तो अब जो ये VTPs जिन्होंने बीच में रखे उसका शायद उतना ये उनका रोल नहीं रहता है। यहाँ से ज़मीन में दिसमुत लैंड कनाल ज़मीन मगर मेजरमेंट गमज कहीं सर अत गोस मे मुआवज तरन 20 वरी गई मे लच खेवान काम करान पानस से तरान कहीं। सर्वे के दौरान हमने टीचर से ओपन और क्लोज एंडेड इंटरव्यूज लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब टीचर से पूछा गया अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ICT टूल्स, 80% टीचर्स ने यस कहा। जब टीचर से पूछा गया कि दीक्षा प्लेटफॉर्म से टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कितनी बेहतरी आई तो सामने एक अच्छी खासी तादाद थी। Principals were asked to rate about the availability of resources for implementing NEP 2020। सिर्फ 45% ने गुड रेट किया। जब ये पूछा गया कि ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हुआ है तो तकरीबन 90% टीचर्स ने कहा हाँ बिल्कुल, ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से अब बच्चे स्ट्रेस फ्री काम करते हैं। जब सवाल आया वोकेशनल कोर्सेज का, 86% वेयर हैप्पी विद द वोकेशनल कोर्सेज। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में तकरीबन 60% टीचर्स ने ट्रेनिंग ली है ऑन NEP 2020। हमारे स्टूडेंट्स नए करिकुलम और पेडागोजी में कितने अडेप्ट हुए हैं? तकरीबन 60% स्टूडेंट जो है वो अच्छे से अडेप्ट हो गए हैं। अब हमें 40% पे काम करने की जरूरत है। रिसर्च के बाद कुछ सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस निकल के आई जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और डिपार्टमेंट की श्रेणी में जाती हैं। समग्र शिक्षा के लिए ये सजेशन है कि लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारे वोकेशनल कोर्सेज में ताकि हमारे लोकल आर्ट को बूस्ट मिले।
पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सजेशन है, नो डिटेंशन पॉलिसी और लैंग्वेजेस को फिर से रिविजिट करना चाहिए और नेसेसरी चेंजेस इनमें होनी चाहिए। हमारे राज्य सरकार के लिए एक सजेशन है कि ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ डिस्पैरिटीज आ रही हैं, वो एड्रेस होनी चाहिए। हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ स्कूल्स में डिविएशंस आ रही हैं, तो वो डिविएशंस दूर होनी चाहिए। गुज्जर कम्युनिटी के बच्चों को मेन स्ट्रीम लाने के लिए ऑलरेडी हमारी सरकार ने उनके लिए स्कॉलरशिप रखी है 500 की, लेकिन वो थोड़ा उसमें एनहांसमेंट चाहते हैं। सरकार ने कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स रखी हुई हैं, लेकिन कई बार जब इनके पास टाइमली सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होती तो ये अपनी स्कॉलरशिप मिस कर देते हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन बच्चों को टाइमली सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाए। डाइट्स और SCRT के लिए एक सुझाव है कि भरपूर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि सारे एजुकेटर्स को ट्रेनिंग मिले और इन ट्रेनिंग्स के जो गोल हैं वो NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन के अलाइन होते हों। आखिर में हम सभी एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश को उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे जिन ऊंचाइयों पे नालंदा और तक्षशिला हुआ करती थी, ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय भारत।